हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जर्मनी आफ्टर 1945। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था, उसमें जर्मनी की हार हो गई थी और पूरा कोलैप्स हो गया था सिस्टम जर्मनी के अंदर। हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। उसके कुछ दिनों बाद जर्मनी ने सरेंडर कर लिया था। अब जब ये सरेंडर हो गया था तो इसके जर्मनी का जो नक्शा देखेंगे हम, उसके पूरे हिस्सों में कब्जा कर लिया गया था जो अलाइड देश थे। यहाँ पर एक नदी बहती है ऑर्डरनाइज नाम से। इससे जो ईस्ट वाले क्षेत्र है वो जर्मनी से छीन लिए गए और इसको पोलैंड में मिला दिया गया है। इतने क्षेत्र को, इतना तो पहले से था। पोलैंड फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये क्षेत्र तो पोलैंड को मिल गया था, जिसमें मैंने सर्किल कर रखा है। और ये क्षेत्र फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के पास रहा, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो ये क्षेत्र भी पोलैंड को दे दिया गया। तो अब जर्मनी केवल मात्र इतने तक ही सीमित रह गया था। और आज भी ये जो जर्मनी से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो ज़मीन हड़पी गई थी, जो कि उसकी टोटल एरिया का 25% थी, ये आज भी पोलैंड के पास है। तो इसका अब प्रभाव जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के क्षेत्रों में देखने को मिला वो आज तक जारी है। अब कुछ चीज़ें जैसे कि क्या हुई, एक सारलैंड जगह, सारलैंड कहते हैं उसे, वो जर्मनी का पश्चिम वाले क्षेत्र में फ्रांस की बॉर्डर में आता है ये क्षेत्र। इसको भी लगभग 9 साल तक इसको फ्रांस ने अपने कब्जे में रखा था, 1947 से 1956 तक। उसके बाद इसमें प्लेबिसाइट हुआ, जिसके तहत यहाँ के लोगों ने जर्मनी में मिलने चाहा, तो फिर उसको जर्मनी को दे दिया गया था सारलैंड। और इसके अलावा जब लड़ाई ख़त्म हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार, तो लगभग 80 लाख फॉरेन लोग जर्मनी में थे और उनको जर्मनी में फोर्स लेबर द्वारा काम कराया जा रहा था उनसे। तो 80 लाख लोग जर्मनी में विदेशों से आए थे और इनको छुड़ा दिया गया था। फोर्स लेबर से इनको मुक्ति मिल गई थी जब अलाइड देश ने जर्मनी में कब्जा कर लिया था। अब ये था कि जो ये क्षेत्र है जिसको जर्मनी से काट दिया गया था, इसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग जर्मन मूल के रहते थे इस इलाकों में। और इस इलाके में कैसे तब हुआ, जर्मन लोगों का क्या हुआ, लगभग 60 लाख लोग जो थे वो तो जब सोवियत यूनियन इन क्षेत्रों में आक्रमण कर रहा था तब वो भाग के इधर के एरिया में आ गए, जर्मन के वेस्ट वाले हिस्से में। और लगभग 30 लाख लोग यहाँ पर पोलैंड ने भगा दिए थे। जर्मन के मूल वाले लोग, जब पोलैंड ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था तो 30 लाख लोग भी यहाँ पर भाग के जर्मनी के वेस्ट वाले हिस्से में आ गए थे। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया में भी जर्मनी ने कब्जा कर रखा था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान में। वहाँ भी लगभग 30 लाख लोग जर्मन मूल के रहते थे, चेकोस्लोवाकिया के भी भाग के यहाँ पर उन्होंने शरण ले ली। तो लगभग, और इसके अलावा 20 लाख लोगों की जब ये भाग रहे थे वेस्ट जर्मनी की तरफ तो उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। लगभग 1 करोड़ लोग इन क्षेत्रों से भागने में कामयाब हो गए और वेस्ट जर्मनी में इनको शरण दी। इन क्षेत्रों में इन्होंने यहाँ पर शरण ली। और आगे हम देखेंगे कि इनका जब इतना लोग जब एक देश में आते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इन लोगों का जब इन क्षेत्रों में आए तो आगे टाइम पर क्या प्रभाव पड़ा था। फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ हुई, वो ये हुआ कि जर्मनी अब 2 भागों में भी बढ़ गया था। ये तो उससे हमेशा के लिए छिन गया था क्षेत्र, लेकिन जर्मनी यहाँ पर इन क्षेत्र जो उसका भी क्षेत्र बचा हुआ था इसमें भी वो 2 भागों में बढ़ गया। जैसे कि ये जो भाग था जिसमें सोवियत यूनियन ने अपने सैनिक कब्जा कर रखा था, इसको अलग देश बन गया, ईस्ट जर्मनी इसको नाम दिया गया। और जो वेस्ट वाला क्षेत्र था जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, वो तीनों मिलके उन्होंने एक देश बनाया वेस्ट जर्मनी नाम से। अब ये सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्या वाकई में जब इस पर कब्जा हो रहा था जर्मनी में तो क्या इन देशों ने सोचा था कि हम इसको टुकड़े करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे? ऐसा कोई इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ था तोड़ने का, बल्कि इनका एग्रीमेंट ये था कि हम जर्मनी को एक जर्मनी बनाएंगे। लेकिन क्योंकि कोल्ड वार का यहाँ पर स्थिति आ गई थी, 1947 आते आते सोवियत यूनियन और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने लग गए थे। तो उसी बिगड़ने के जो रिश्ते थे उसका यहाँ पर असर देखने को मिला। और इन दोनों में क्योंकि अब काफ़ी रिलेशन जब ख़राब हो रहे थे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहे थे, अमेरिका वाले और सोवियत यूनियन आपस में। लड़ाई में तो ये दोनों अलाई थे, लेकिन कोल्ड वार जब हो गया था स्टार्ट तो दोनों में जब विश्वास की स्थिति नहीं रही तो फिर इन्होंने अपना अपना अलग कर दिया
सोवियत यूनियन वाले भाग अलग हो गया और जो वेस्टर्न देशों का था भाग वो अलग हो गया। अब ये चीज़ हुआ, जो वेस्टर्न वाला भाग था उसको नाम दिया गया, उसका पूरा नाम था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, और जो ईस्ट वाला भाग था उसको नाम दिया गया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो वेस्टर्न जर्मनी का क्षेत्र था ये इसने अपनी पॉलिसी पूरी अमेरिका जैसी पॉलिसी अपनाता था ये, और इसने जो भी अलाइंसेस बनाए वो अमेरिका से बनाए, और जो ईस्ट वाला भाग था इसने जो भी अपने मिलिट्री अलाइंस बनाए या पॉलिटिकल अलाइंस बनाए वो सोवियत यूनियन वाले अलाइंस बनाए। जैसे कि वेस्टर्न जर्मनी में यहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी और ईस्ट जर्मनी में कम्युनिज़्म आ गया था यहाँ पर। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस आ गए थे। दोनों जर्मनी के क्षेत्र थे, लेकिन बंटने के बाद दोनों का जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न था। अब ये हुआ क्योंकि ईस्ट जर्मनी की जो सरकार थी वो अपने पब्लिक के ऊपर काफ़ी कंट्रोल लगा के रखती थी। जैसे कि पुलिस, एक सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी ईस्ट जर्मनी में, वो बड़ी बदनाम थी क्योंकि वो लोगों को थोड़ा सा भी बात में उठा के जेल में बंद कर देती थी। तो काफ़ी सप्रेस किया गया था ईस्ट जर्मनी ने अपने लोगों को, और साथ में बर्लिन की दीवार भी बन गई थी। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बर्लिन जो क्षेत्र था नाजी जर्मनी की कैपिटल हुआ करती थी, उसको भी किस तरह से 4 भागों में बांटा गया था, उसे अभी हम देखेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते कि जब बर्लिन का यहाँ पर विभाजन हो गया था तो इस विभाजन के तहत भी बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक सोवियत यूनियन जो कि आगे जाके ईस्ट जर्मनी में शामिल हो गया था, एक दूसरा वाला जो बर्लिन का वेस्ट वाला भाग था वो वेस्ट जर्मनी में सम्मिलित हो गया था। तो लोग ये बर्लिन वार क्यों बनाई गई थी, ताकि ईस्ट जर्मनी के, क्योंकि इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही थी तो लोग भागने की वहाँ से कोशिश कर रहे थे। तो ईस्ट जर्मनी के सरकार ने ये जो माइग्रेशन है उसी को रोकने के बर्लिन दीवार बनाई थी, ताकि ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी की तरफ ना भागे। तो ये भी कदम ईस्ट जर्मनी ने उठाया था और बर्लिन के शहर में एक दीवार बनाई थी जिसके तहत लोग अब भागने में उनको इतनी आसानी नहीं रही। हालांकि कुछ लोग भागने में कामयाब रह गए, लेकिन पहले इतना आसान नहीं था जितना पहले था। वेस्ट जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो अमेरिका का, उसको जब उसने अलायंस बना दिया था तो उसका फ़ायदा भी मिला, और अमेरिका का जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसका असर वेस्ट जर्मनी में इस तरह से पड़ा कि उसकी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती गई काफ़ी लंबे समय तक। तो वहाँ ऐसा डिप्रेशन वाली सिचुएशन नहीं थी। अब ये हो रहा था कि जब सोवियत यूनियन के अंदर ही विवाद चल रहा था, लोग आज़ादी मांग रहे थे, तो इसका फ़ायदा भी क्या हुआ कि ये फैल के ईस्ट जर्मनी के क्षेत्रों में भी चले गया, ये जो विद्रोह था कम्युनिज़्म के खिलाफ। तो आखिरकार 3 अक्टूबर 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। ये जो क्षेत्र था ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, इनको आपस में मिल गए थे और ये बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। अभी एक टॉपिक है बर्लिन की दीवार और बर्लिन क्षेत्र का क्या हुआ था। अभी हम देखें अगर, तो बर्लिन ये वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर है कहीं पर, ये बर्लिन का इलाका है, कैपिटल। अब यहाँ पर हुआ ये था कि जो सबसे पहले कब्जा किया था यहाँ पर सोवियत यूनियन ने किया था। यहाँ पर सोवियत यूनियन का कब्जा हो गया था बर्लिन के पूरे शहर में। लेकिन जो एग्रीमेंट था एलाई देशों का, वो ये था कि आपस में ये बर्लिन का भी डिवीज़न करेंगे। जैसे कि पूरे जर्मनी को 4 भागों में डिवीज़न हो गया था, उसी तरीके से बर्लिन का भी 4 भागों में डिवीज़न होगा, जिसके तहत ईस्ट वाला भाग सोवियत यूनियन के पास आया और वेस्ट वाला भाग ये 3 देश यूएस, इंग्लैंड और फ्रांस, इन तीनों को पास आया वेस्ट वाला भाग। अब ये हुआ यहाँ पर कि शुरुआत में तो ठीक ठाक इनका सिस्टम चलता रहा। ये देश यहाँ पर जैसे वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन में आपस में कोई दिक्कत नहीं थी, लोग इधर से उधर जा सकते थे। लेकिन जब कोल्ड वार शुरू हुआ तो इस जो इलाका है इसमें भी असर पड़ा, और जो सोवियत यूनियन वाला भाग था ईस्ट बर्लिन, उसको वेस्ट बर्लिन से अलग रखा गया। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न वाला बर्लिन का एरिया है ये एक आइसलैंड की तरह था, आज़ादी का आइसलैंड था यहाँ पर क्योंकि इसकी चारों तरफ कम्युनिज़्म, ईस्ट जर्मनी की सरकार थी, ईस्ट जर्मनी वाला क्षेत्र था, और इस ईस्ट जर्मनी वाले क्षेत्र में केवल ये वेस्ट बर्लिन ही वाला एक ऐसा क्षेत्र था बचा हुआ जो कि किसके पास था, यूएस, फ्रांस और इंग्लैंड के पास।
अब जब इसमें ब्लॉकेट हो गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर वेस्ट बर्लिन का इलाका अकेला पड़ गया। और जब ब्लॉकेट करने का यही वजह रही, और यही इसीलिए ब्लॉकेट किया ताकि जो यहाँ से वेस्ट जर्मनी वाला भाग है, इधर से इस बॉर्डर की तरफ कुछ भी सामान ना भेज सके वेस्ट बर्लिन को, चाहे वो उसमें अनाज आता है और मेडिसिन आती है, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अमेरिका ने एक फैसला लिया, उसने क्या किया, यहाँ पर उसने एयरलिफ्ट किया। एयरलिफ्ट के जरिए उसने अपनी जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से इन क्षेत्रों से उसने कहाँ भेजा, यहाँ भेजे, क्योंकि ज़मीन से तो जाया नहीं जा सकता था, ब्लॉकेड लग गया था, तो उसने एरोप्लेन भेजे और यहाँ पर उसको ज़रूरत के सामान यहाँ के लोगों को मुहैया कराए अमेरिका ने। तो इसे ही हम बर्लिन एयरलिफ्ट के नाम से जाना जाता है ये इंसिडेंट। तो इसमें क्या हुआ कि वेस्ट बर्लिन को इसीलिए ब्लॉकेड लगाया गया था सोवियत यूनियन का, कि उसे लग रहा था कि अगर ये ब्लॉकेड लगा देगा तो अमेरिका यहाँ से अपनी सेना हटा देगा वेस्ट बर्लिन से, और ये क्षेत्र भी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन मिलके ये एक पूरा शहर ही ईस्ट जर्मनी में मिल जाएगा। लेकिन जो अमेरिका था उसने ये ऐसा नहीं होने दिया, और आखिरी समय तक 1990 तक जब तक यूनिफिकेशन नहीं हुआ था तब तक ये वेस्ट बर्लिन में अमेरिका के सैनिक रहे थे यहाँ पर। और यहाँ का जो वेस्ट बर्लिन का पॉलिटिकल सिस्टम था वो डेमोक्रेसी के आधार में चलता था, वेस्ट जर्मनी जैसा इसका सिस्टम था। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।